की इस कहानी का नाम है किसान का सपना। रेखा, देखना एक दिन हमारा बेटा बड़ा होकर कृषि विभाग में बड़ा अफसर बनेगा। बिरजू ने अपनी पत्नी रेखा से कहा, सही कह रहे हो आप, हमारे छोरा हैं ही इतना होनहार। हर साल परीक्षा में पहले नंबर पर आता है, इस बार भी चौथे नंबर से पास होगा। ये क्यों न नंदू सही कह रही है हूँ ना मैं। रेखा ने अपने बेटे नमन उर्फ नंदू से कहा, नंदू 14 वर्षीय लड़का जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है, वह पढ़ाई के साथ साथ हर काम काफ़ी तेज है। नंदू का एक ही सपना है, पढ़ लिख कर अपने देश के किसान के हित में काम करना। यही सपना दिखाकर बिरजू ने उसे बड़ा किया है। अपने पिता का सपना ही सब कुछ सपना बन चुका है। बिरजू एक खेतिहर परिवार से है और राजस्थान के एक गाँव में रहता है। पीढ़ियों से चले आ रहे खेती के काम को ही बिरजू ने अपनाया, लेकिन बदलते समय में किसानों की हालत बेहद नाजुक हो गई। बिरजू के परिवार का पेट पालन खेती से होने वाली आमदनी से होता है, लेकिन आज के महंगाई के इस दौर में किसानों के लिए खेती पर पूर्ण रूप से निर्भर रह जीवन यापन करना दुर्भर हो गया है। हालांकि बिरजू के पास अपना खुद का एक छोटा सा खेत है और वह जो भी फसल उगाता उसे सीधे मंडी में बेचता है। ज़्यादा आमदनी नहीं होने की वजह से नंदू का एडमिशन भी एक सरकारी स्कूल में कराया हुआ है। बिरजू का खेत एक ही जगह पर है, जिसकी कीमत पहले से 4 गुना बढ़ गई है। उस जमीन के बहुत खरीदार हैं, लेकिन बिरजू के परिवार का तो पेट पालन का जरिया ही खेत है, तो कैसे उस जमीन को बेच दे। गांव के साहूकार हरिकिशन महाजन ने बहुत बार बिरजू से उस खेत को बेचने को कहा, लेकिन हर बार बिरजू उन्हें मना कर देता था। इस बात से हरिकिशन के अभिमान का काफ़ी ठेस पहुंची। वह बिरजू पर बहुत क्रोधित भी हुआ। उसे साम दाम दंड भेद अपना कर वह जमीन हथियाने की ठान ली। एक दिन बिरजू अपनी फसल बेचने गांव से शहर गया और रास्ते में उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। कहे कि हरिकिशन ने कराया। वह जख्मी हालत में वही सड़क पर बहुत देर तक पड़ा रहा, लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं आया। उसकी सारी फसल भी वहाँ सड़क पर गिर गई। गरीब किसान समझ कोई मदद नहीं करना चाहता है, क्योंकि सबको बस इसी बात का डर है कि उसकी मदद कर खुद कानून के शिकंजे में ना फंस जाए। बिरजू का खून लगातार बहता रहा। लोगों की भीड़ में किसी को तो तरस आया उस पर और पुलिस को कॉल किया। पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पहुँचे और बिरजू को सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया। उसके बारे में पता कर उसके घर वालों को हॉस्पिटल बुलाया गया। रेखा और नंदू फटाफट हॉस्पिटल पहुंचे और बिरजू की हालत देख दोनों का बुरा हाल हो गया। बिरजू का खून बहुत ज़्यादा बह चुका था और उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। डॉक्टर ने रेखा से कहा, देखिए इनके सिर पर बहुत गहरी चोट आई है और जल्द से जल्द आपका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए हमारे पास यहाँ गाँव में तो इतनी मशीनें उपलब्ध नहीं है, इसके लिए आपको इन्हें शहर के अस्पताल में ही लेकर जाना होगा। शहर के नाम से ही रेखा और नंदू डर गए। उन्हें लगा कि मोहन की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है। तभी डॉक्टर उन्हें शहर ले जाने की कह रहे हैं। रेखा के कपाते हुए पूछा, शहर जाने का खर्चा कितना आएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, ऑपरेशन में कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। रेखा बड़बड़ाते हुए, इतने पैसे डॉक्टर? क्या हुआ, आपके पास नहीं है? रेखा रोते हुए, नहीं डॉक्टर, हम ठहरे गरीब किसान, इतनी नकदी हमारे पास कहाँ से आई? मेरे पति शहर में फसल बेचने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही रेखा बिलख कर रोने लगी और उसे देख नंदू भी रोने लगा। डॉक्टर ने कहा, आप पहले पैसे का बंदोबस्त कीजिए जल्द से जल्द। रेखा और नंदू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इतने पैसे कहाँ से लाए। पुलिस द्वारा उनकी सारी फसल की जब्त कर ली गई। आखिर पुलिस वाले भी ठहरे पैसे और पावर के गुलाम। साहूकार के दबाव में पुलिस ने बिरजू के परिवार को फसल नहीं दी, जिसके मजबूरन उन्हें साहूकार से मदद लेनी ही पड़ी। नंदू को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह साहूकार के घर गया। हरिकिशन के कदमों में झुककर मदद के लिए भीख मांगने लगा। साहूकार इसे इस तरह हंसते देखकर अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला, पैसे तो मिल जाएंगे छोड़े, लेकिन बदले में कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा तुझे। रेखा रोते हुए बोली कि हमारे पास तो देने को कुछ भी नहीं है सेठ जी, हम क्या गिरवी रखेंगे? कृपया करके हमारी मदद करके सेठ जी, हम जल्दी आपका सारा पैसा सूद समेत चुका देंगे। हमारी मदद कर दो सेठ जी, मेरे पति की जान बच जाएगी, हमारी दुआ लगेगी आपको, कृपया करो हमारे पे। साहूकार हंसते हुए बोला, देखिए धंधे का उसूल होता है, पैसे के बदले कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे ना मिलेगा तुझे। नंदू रोते हुए बोला, आप मुझे काम पर रखो सेठ जी, मैं ज़िंदगी भर आपका नौकर बनकर सेवा करूँगा और पागड़ भी नहीं लूँगा, पर अभी पैसे दे दो हमें, नहीं तो मेरे पापा मर जाएंगे सेठ जी। नंदू उनके सामने हाथ पर जोड़े रोते गिड़गिड़ाते बैठ रहा। साहूकार ने उसे उठाया और कहने लगा, ऐसे दुख भरी बातें ना कर तू, मेरे तो दिल की पसीज हो गया।
वैसे एक काम तो हो सकता है। नंदू और रेखा सवालिया निगाहों से उसे देखने लगे। तब साहूकार कहने लगा, तुम्हारी वो खेत ज़मीन उसे गिरवी रख सकते हो मेरे पास, उसके बदले मैं पैसे भी दूंगा और तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा मेरे पास। बोलो मंजूर है तुम लोगों को तो? थोड़ी देर सोचने के बाद नंदू ने साहूकार को खेत गिरवी रखने के लिए हाँ कर दिया। रेखा उसे मना भी करने लगी कि वो उसके पिता की पूंजी है, लेकिन नंदू नहीं माना। इस वक्त उसके लिए अपने पापा की ज़िंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं था। नंदू रेखा से कहने लगा, माँ अभी पापा की जान बचाना ज़रूरी है। अपने सुना तो ना, डॉक्टर ने कहा था कि जल्दी पैसे जमा करने होंगे, नहीं तो पापा की जान भी जा सकती है। पापा की जान से बढ़कर तो वह ज़मीन नहीं है माँ। रेखा कुछ बोलती उससे वह साइकिल लेकर घर की ओर भागा। घर से ज़मीन के कागज़ लाकर साहूकार के हाथों में थमा दिए। साहूकार ने अपने नौकर को पैसे लाने का इशारा किया। साहूकार नंदू के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, तू बड़ा ही समझदार है छोरा, खूब आगे जाएगा तू। साहूकार के आदमी ने उन्हें पैसे लाकर दिए। वो पैसे नंदू के हाथ में थमाते हुए बोला, ले छोरा, ये तेरे बाप के इलाज के लिए पैसा पूरा 60,000 है, लेकिन तेरे को इस 3 रुपया सैकड़ा पर हर माह के हिसाब से ब्याज देना होगा। नंदू छोटा है और उसे बिना सोचे समझे उन्हें कह दिया। उसे समझ नहीं आया कि कितना ज़्यादा ब्याज बनेगा। साहूकार ने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और ज़मीन हथियाने की अच्छी चाल चली। नंदू और रेखा पैसे लेकर बिरजू को शहर के हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ उसके सिर का ऑपरेशन कामयाब हुआ और बिरजू की जान बच गई। कुछ दिन अस्पताल में रुकने के बाद बिरजू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर दिया गया, लेकिन उसे डॉक्टर ने 2 से 3 महीने का बेड रेस्ट बता दिया। नवंबर का महीना आ गया और खेत में बुआई का यह अंतिम समय होगा। बिरजू की हालत ऐसी नहीं थी कि वह खेत पर जाकर काम कर सके। रेखा के लिए अकेले सब कुछ करना मुमकिन नहीं था। बिरजू को दिन रात यही चिंता सताने लगी कि वह इतनी बड़ी रकम चुराकर कैसे अपनी ज़मीन साहूकार से वापस लेगा। नंदू छोटा लेकिन बेहद समझदार और तीव्र बुद्धि वाला है। अपने पापा को परेशान देखकर वो कहने लगा, पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं खेत पर जाकर काम करूँगा। बिरजू, लेकिन तू अभी बहुत छोटा है बेटा है, और स्कूल भी तो है ना अभी। नंदू, आप ही कहते हैं ना, अगर ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है ना पापा। मैं सब कुछ कर लूँगा पापा, और माँ भी तो मेरी मदद के लिए। बिरजू, वो सब ठीक है बेटा, लेकिन नंदू, लेकिन वेकिन कुछ नहीं पापा, आप मुझे बताओ जाना क्या करना है, मैं सब कर लूँगा, थोड़ा बहुत तो अनाज पैदा होगा। बिरजू खुश होकर उसे आशीर्वाद देने लगा। नंदू सुबह सूरज उगने से पहले उठता है, अपनी माँ के साथ दिन भर खेतों में बुआई का काम करता। वह खाना भी नहीं वही ही खाता, सुबह घर से निकलता और रात को ही घर में घुसता। दिन कब बीत जाता उसे भी नहीं पता चलता। नंदू का स्कूल जाना भी छूट गया। बिरजू को इस बात को बहुत मलाल रहता। वह खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस करने लगा। नंदू ने जल्द ही बुआई का काम ख़त्म किया। उनकी बस यही दुआ थी कि फसल अच्छी हो जाए तो साहूकार का कर्ज जल्दी चुका पाएंगे, वरना कर्ज बढ़ता जाएगा। दिसंबर में नंदू के स्कूल की अर्धवार्षिक परीक्षा की शुरुआत होने लगी थी। एक तरफ खेत का काम और दूसरी ओर उसकी पढ़ाई। दिसंबर की कड़कती धूप, चारों ओर घना कोहरा और धंधकार तथा शरीर को कंपित कर देने वाली ठंडी हवाएं, जिसमें किसी के लिए भी बिस्तर से निकलना आसान नहीं होता। एक बच्चा सुबह 3 बजे उठकर खेत पर और खेतों में पानी देता। कभी कभी बिजली न आने की वजह से उसे सिंचाई के लिए पानी कुएं से खींचना पड़ता। खेतों में पानी देकर वह वही नहा धोकर स्कूल के लिए निकल जाता। परीक्षा देने के बाद स्कूल से सीधे खेत पर पहुंचता और वहीं रहकर ही वह फसल का पूरा ध्यान रखता। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर वही पढ़ाई कर लेता। रात को घर जाकर खाना खा फिर पढ़ने बैठता। दिन भर काम के बाद इतनी थकान हो जाती कि वह ज़्यादा देर तक पढ़ भी नहीं पाता और सो जाता। रात को सबको सोने के बाद नंदू सोता और उसके उठाने से पहले उठ जाता। छोटू ने सोचा था कि 8वीं में अच्छे से पढ़ाई कर वह नवोदय की परीक्षा देगा। अगर वह उस दिन परीक्षा में पास हुआ तो उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाएगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जिससे उसे आगे की पढ़ाई में मदद मिलेगा। इसलिए नंदू कड़ी मेहनत करता। जनवरी के अंत में बहुत तेज़ बारिश हुई। बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि के समय बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अधिक बारिश फसल को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। बिरजू ने नंदू को फसल पर कीटनाशक छिड़कने की सलाह दी। बिरजू जो भी कहता नंदू बिल्कुल वैसा ही करता। वह अपने स्कूल में भी विज्ञान विषय के अध्यापक से खेती की आधुनिक तकनीकियों के विषय पर जानकारी लेते रहता। फसल के साथ खरपतवार के रूप में उगने वाला पालक, बथुआ, मेथी आदि को नंदू घर
जाकर बेचता ताकि पाई पाई जमा पैसे कर सके। मार्च में नंदू की 8वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई। मार्च के मध्यम से फसल की कटाई समय शुरू हो जाता है। नंदू खेत की और परीक्षा दोनों में तालमेल बिठा समय से परीक्षा भी देता, लेकिन वह पढ़ाई को उचित समय नहीं दे पाता। जैसे तैसे करके उसे परीक्षा तो दी। नंदू ने बुआई देरी से की, इस कारण फसल कटने में थोड़ा विलम्ब हो गया। फसल कटते उससे पहले ही भगवान इंद्र का कहर बरस पड़ा। मार्च के अंतिम दिनों में मूसलाधार वर्षा और साथ में मोटे मोटे की चौपट कर दी। गेहूं बलियों में से झड़ गया, नीचे गिर गया। आलू बारिश की वजह से गलने लगे। बिरजू तो अपना माथा पकड़ बैठ गया। नंदू को कोमल मन बेहद निराश हो गया। उनकी पहली बार खेती का काम संभाला और पहली बार में ही बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया। बिरजू ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत खेत पर मदद करने लगा। उन्होंने सारे गेहूं को इकट्ठा किया और जब अंत में फसल हाल देखा तो अंधे से गेहूं सड़क काला पड़ गया। आलू की खुदाई तो भी वो सिर्फ नुकसान ही हाथ लगा। खीरा टमाटर आदि भी गलने लगे और उसमें कीड़े भी लगने लगे। बिरजू की मदद से नंदू ने सारा अनाज और सब्जियां को अलग अलग बोरे में भरकर बेचने के लिए तैयार किया। बिरजू शहर जाकर मंडी में फसल बेचने की हालत में अभी नहीं और न ही वह नंदू को इस काम के लिए शहर भेजना चाहता है। नंदू ने उसे बहुत समझाया कि पापा मंडी में हमें सही दाम मिल जाएगा, लेकिन बिरजू उस एक्सीडेंट के कारण इतना डरा हुआ था कि वह नंदू को भेजने से साफ इनकार कर देता। नंदू भी अपने पिता की जिद के आगे झुक गया। बिरजू ने उस फसल हरिकिशन साहूकार को ही बेचने को कहा ताकि थोड़ा कर्ज का पैसा भी चुकता ही जाए। साहूकार ने जब उसकी फसल देखी तो झिड़कते हुए बोला, अरे ओ बिरजू, ये कोई अनाज पैदा किया है तूने? सारा सड़ा गला अनाज है और सब्जियां भी देख रहा हूँ नरम पड़ गई है। इनका क्या दाम दूँ तेरे को मैं? कूड़े बराबर है ये तो। बिरजू ने नहीं सेठ जी, ऐसे मत बोलो, मेरे बेटे की मेहनत का फल है ये, कुछ दाम तो लगाना होगा आपको। सारा अनाज खराब ना है सेठ जी, मैंने बढ़िया और ख़राब अनाज अलग अलग बोरे में भरा है, आप उसी हिसाब से उसके दाम लगा दो सेठ जी। साहूकार, चल 1000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सौदा पक्का करते हैं। बिरजू, सेठ जी ये तो बहुत कम दाम है, मंडी में इसका दाम 1900 रुपये है, प्रति कुंटल के हिसाब से मिलता है। साहूकार गुस्से में, मंडी में ज़्यादा ही अच्छा दाम मिल रहा है तो जा फिर मंडी में ही बेच अपना धन। बिरजू, मैं मंडी में जाने की हालत पर ना हूँ सेठ जी, थोड़ा भी दया करो हमारे पे। साहूकार मुंह बनाते हुए, चल फिर 1100 के हिसाब से सौदा कर लेते हैं। बिरजू, सेठ जी ये तो बहुत कम दाम है, इससे मेरी लागत भी नहीं निकल पाएगी, सही सही दाम लगा लो सेठ जी। साहूकार थोड़े गुस्से में, सही दाम लगा लूँ। अनाज हाथ में लेकर, ये तेरा माल बहुत चोखा है ना, सड़ा गला अनाज लेके एक तो मेरे पास आ गया और ऊपर से नखरे और दिखा रहा है। मंडी में बेचने जाएगा ना तो कोई खरीदेगा भी ना इसे। 1200 रुपये इसकी अनाज के और 700 रुपये कुंटल के सड़े हुए के लास्ट, इससे ज़्यादा मैं ना दे सकता हूँ। तेरे को इसके लिए लेना है तो ले लो, लेना है तो यहाँ से जा। बिरजू ने मन महसूस कर हामी भर दूँ। जब अनाज को तौला गया तो साहूकार ने हर कुंटल में 1 किलो वजन बोरा का, 1-2 किलो मिट्टी और कूड़े आदि के नाम का कटवा दिया। साहूकार ने अपने दाम पर अनाज खरीद अपना मुनाफा कमा लिया। बिरजू को जो भी आदमी का उसका आमदनी का उसका हिसाब, कुछ हिस्सा उसके कर्ज उतारने के लिए साहूकार को ही दे दिया। बिरजू के हाथ न फसल रही और ना ही पैसा। नंदू अपने पापा से इस बात के लिए काफ़ी नाराज़ हुआ। कुछ ही दिनों में उसकी नवोदय की परीक्षा होनी है, लेकिन वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, जिसके कारण उसकी परीक्षा भी अच्छी नहीं हुई। नंदू उदास हो गया क्योंकि उसे अपना सपना टूटता नजर आ गया। हर तरफ से केवल हार के उनके हाथ लगी, जिससे वह हतोत्साहित हो गया। मई जून में फिर से बाजरे की बुआई का काम शुरू हो गया। इस बार नंदू अकेले नहीं, बिरजू उसके साथ काम करता। बाजरे की फसल मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर होती है, लेकिन कम बारिश के कारण उन्हें खुद ही सिंचाई के लिए खेत में पानी देना पड़ता। नंदू पढ़ाई के साथ खेत भी संभालता रहा और कृषि विभाग अधिकारी बनने का भी ख्वाब उसकी आंखों में पलता रहा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक मुसीबतें उनके सिर आती रही। फिर बारिश के कारण इस बार फिर उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई, मगर नंदू ने इस बार फसल साहूकार को न बेचकर मंडी में ही बेची, जहां उन्हें फसल का सही दाम मिला। साहूकार से पैसे उधार के साल भर पूरा होने को है, लेकिन वह अभी तक 1 साल का ब्याज भी पूरा नहीं चुका पाया। साहूकार ने उसके बचे हुए ब्याज पर भी ब्याज चढ़ाना शुरू कर दिया।
बिरजू के लिए पहले का ब्याज चुकाना तो मुश्किल हो रहा था, अब ब्याज पर ही ब्याज लगने लगा। नंदू, रेखा और बिरजू की तोड़ मेहनत कर भूख प्यास सब छोड़ देने के रात की खेती काम में लगे रहते थे। वह अच्छे से अच्छा उत्पादन करने की कोशिश करते थे जिसमें आमदनी अच्छी होती। उत्पादन तो अच्छा हुआ मगर कर्ज के ब्याज के उनकी आय से कहीं ज़्यादा है, जिसके कारण बढ़ते समय के साथ साथ उनका कर्ज भी बढ़ता गया और वो पूरी तरह से कर्ज में डूब गए। साहूकार उन्हें कर्ज चुकाने के लिए तंग करने लगा। नंदू ने जैसे ही करके 12वीं कक्षा में पास कर ली, लेकिन इससे आगे पढ़ना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया। एक तरफ से उसके परिवार की जिम्मेदारी तो पूरी तरह से साहूकार से बुने जाल में फंस चुके और उसके और उनका अधिकारी बनने का सपना। नंदू ने इसमें अपने परिवार को चुना और पढ़ाई से मुंह मोड़कर अपने परिवार की देखरेख में लग गया। साहूकार हर रोज अपने आदमियों को बिरजू की ओर भेजता डराने धमकाने लगा। बिरजू और उसका परिवार एक खौफ के साथ जीने लगे, ना साहूकार कब क्या कर दे। एक दिन साहूकार खुद बिरजू के घर जा बैठा और बिरजू, नंदू और रेखा उसके सामने घुटने का बल जोड़े रहे। साहूकार बिरजू से बोला, कितनी बार मोहलत दे दूं, तुझ पे पैसे दिए जाते हैं, देख खाट पर परसते हैं, इतने पैसे चुकाने तो बस का नहीं है। तू एक काम कर, ये खेत जमीन मेरे नाम कर दे। चल। बिरजू घबरा गया और बोला, सेठ जी, एक वही ज़मीन है जो टुकड़ा है जिसमें हमारी थोड़ी बहुत आमदनी होती है। आप भी हमसे ले लोगे तो हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे। साहूकार कुटिल बुद्धि से, तेरे को कमाने खाने से थोड़ी रोक रहा हूँ मैं तो बस अपना चाहता हूँ कि तू वो ज़मीन नाम कर दे, मैं तो सारा कर्जा माफ़ कर दूँगा। नंदू, लेकिन सेठ जी, उस ज़मीन का दाम तो आपके कर्ज से ज़्यादा है। साहूकार गुस्से में चुप कर छोड़े, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे को बीच में ना बोलना चाहिए, समझा। नंदू चुपचाप सिर झुकाए बैठा। साहूकार, हाँ तो बिरजू, तू वो ज़मीन मेरा नाम करेगा कि नहीं? तेरे ही फ़ायदा का सौदा है ये, तेरा कर्जा भी उतर जाएगा और तू उस ज़मीन पर आराम से अपनी खेती भी कर सकता है, लेकिन वो ज़मीन मेरी होगी, तू बस एक मजदूर होगा। वही बिरजू ने ये सुनकर खुद पर लज्जित होने लगा कि अपनी ज़मीन पर मजदूर को तरह काम करना होगा। बिरजू उन्हें हाँ बोल दिया ताकि घर का गुजारा चलाने के लिए तो कुछ आय हो। साहूकार बिरजू की मजबूरियाँ का बस फ़ायदा उठाने लगा। बिरजू ने खेत की ज़मीन साहूकार के नाम कर दी और साहूकार ज़मीन के कागज़ लिए हंसता हुआ वहाँ से चला गया। बिरजू अपना सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा कि मेरी पुरखे की अमानत बेच डाली मैंने आज। उसे खुद पर ही शर्म महसूस होने लगी। रेखा उसे समझाते हुए बोली, आपने ये अपनी खुशी तो क्या नहीं किया, मजबूरी में आपको वो ज़मीन बेचनी पड़ी। आप अपना मन छोटा मत कीजिए, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था हमारे पास। नंदू बिरजू के हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, पापा आप चिंता मत कीजिए, हम खूब खेती बाड़ी कर एक दिन पैसा जोड़कर रकम जमा करेंगे और सेठ जी से अपनी ज़मीन भी वापस कर लेंगे। बिरजू झुंझलाते हुए बोला, कहाँ से ले लेंगे, कर्जा चुकाने के लिए तो पैसा चाहिए। तो आज की इस कहानी कैसे